आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो ऐसे स्थिति में एग्रीमेंट में कुछ महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं करेंगे, जो इस वीडियो में हम आगे बताने जा रहे हैं, तो आप काफ़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। बहुत जो है मुझे इस प्रकार का कमेंट मिला है कि जो बायर है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो टोकन मनी दे दिया और अब ना तो बाकी का पैसा दे रहा है, ना आगे कुछ बोल रहा है। यदि सेलर के द्वारा उसको फ़ोन किया जाता है तो कॉल भी नहीं उठाता है। तो ऐसा भी समस्या देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो में आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि आप एक सेलर है या फिर बायर है तो आपको ये वीडियो आखिरी तक बहुत ध्यान से ज़रूर देखना है। सबसे पहला है कि जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं सेलर और बायर के बीच में तो टोकन मनी लेते हैं, ठीक है? और टोकन मनी ले लेने के बाद जो बायर होता है वो कोई दूसरे व्यक्ति के झांसा में आ जाता है। दूसरा व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी का आप काफ़ी ज़्यादा कीमत दे दिए, क्योंकि जब भी सेल परचेज का एग्रीमेंट तैयार होता है तो वहाँ कोई बाहरी रहता नहीं है ज़्यादा, ठीक है? तो ये बात गुप्त रहता है। बाद में जो है ये बात ओपन हो जाता है कि फलाना व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी खरीद रहा है और फलने के द्वारा खरीदा गया है। तो ऐसे स्थिति में जो है इस टाइप का उसको झांसा दे सकता है कि आपसे प्रॉपर्टी का ज़्यादा कीमत ले रहा है, ये बराबर का प्रॉपर्टी जो है उसे काफ़ी कम रेट में मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में वो टोकन मनी आपसे वापस मांगेगा। तो एग्रीमेंट में ये शर्त होना चाहिए, जो खरीदार है वो यदि आगे एग्रीमेंट नहीं मतलब वो यदि टोटल पैसा का भुगतान कुछ मतलब एक निर्धारित डेट तक नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉपर्टी कोई दूसरा व्यक्ति को यानी कि कोई थर्ड पार्टी को बेचने के लिए जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है वो स्वतंत्र होगा। ये पॉइंट लिखना एग्रीमेंट में बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी जो है जो प्रॉपर्टी खरीदता है, जो खरीदने वाला होता है, वो आपसे मान लीजिए आपको टोकन मनी दे दिया, एग्रीमेंट भी तैयार कर लिया, उसके बाद वो बोलता है कि मेरा एडवोकेट जो है ये कागज़ात को देखा, प्रॉपर्टी का कागज़ात को देखा, उन्होंने कहा कि कागज़ात पूरा नहीं है, मतलब कागज़ात का जो चेन होता है, डॉक्यूमेंट का जो चेन होता है, वो चेन इसका मिसमैच है, मतलब पूरा नहीं है, अधूरा चेन है या चेन इसके पास है ही नहीं। साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी का म्यूटेशन भी नहीं हुआ है, ना इसका प्रॉपर्टी का कोई खतियान इसके नाम से है, ना ही इसका लगान रसीद निर्गत किया गया है। तो ऐसे भी स्थिति में जो प्रॉपर्टी खरीदता है, जो खरीदार होता है, वो पीछे हटता है। हालाँकि वजह कुछ भी हो, ठीक है? वजह इसके बाद और कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी खरीदार होता है, वो बहानाबाज़ी करता है। यानी कि बायर के द्वारा इस टाइप का बहानाबाज़ी किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप एग्रीमेंट तैयार करते हैं, तो उस समय एग्रीमेंट में आपको ये चीज़ दर्शाना ज़रूरी है कि आपके पास कौन-कौन सा कागज़ात है, उस प्रॉपर्टी से संबंधित आपके पास कौन-कौन सा कागज़ात है। सभी जानकारी जो है आपको एग्रीमेंट में लिखना है, ताकि बाद में जो खरीदने वाला है, जो बायर है, वो आपके ऊपर ये एलिगेशन ना लगा सके कि प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है या इसका म्यूटेशन नहीं किया गया था या लगान रसीद वगैरह नहीं है। तो ये एलिगेशन से आप बच सकते हैं। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, जो खरीदार होता है, जो बायर होता है, मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में बेच रहे हैं और बायर के पास अभी 1 लाख रुपया ही है, तो 1 लाख तो आपको टोकन मनी के तौर पे दे देता है और बाकी का जो 9 लाख है, वो बैंक से लोन लेने का ट्राई करता है, प्रयास करता है कि बैंक से लोन लेके जो है प्रॉपर्टी खरीद लिया जाएगा, बाकी का 9 लाख वो लोन के लिए ट्राई करता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसका लोन अप्रूव ही नहीं होता है। ऐसे स्थिति में जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला होता है, वो आपसे दूरी बना के रखता है, ताकि आपके पास ना जाएगा, ना आप पैसा माँगेंगे। साथ ही साथ जो वो आप टोकन मनी लिए हुए हैं, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं करता है। और मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आपको तो पैसा का अर्जेंट होगा, इसीलिए आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई थर्ड पार्टी को भी नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आप टोकन मनी ले लिए हैं और एग्रीमेंट कर लिए हैं। तो इसलिए जब भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट में ये मतलब एक निश्चित तारीख को उसमें ज़रूर लिखें कि इस डेट तक में जो भी मतलब प्रॉपर्टी खरीदने वाला वो टोटल पैसा का भुगतान कर देगा और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है हम रजिस्ट्री करेंगे और रजिस्ट्री का भी तिथि मतलब जो उसमें निर्धारित कर दीजिए एग्रीमेंट में, ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात लिखना ज़रूरी है एग्रीमेंट में कि यदि निश्चित ये उपयुक्त तारीख तक यानी कि जो आप दिनांक दिए हैं एग्रीमेंट में, इस तारीख तक यदि प्रॉपर्टी का टोटल पैसा जो खरीदने वाला है उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में प्रॉपर्टी का ओनर कोई भी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही साथ ये भी पॉइंट लिखना है कि जो भी टोकन मनी आप लिए हैं, बयाना के तौर पे जो भी पैसा लिए हैं, वो आप उसे वापस नहीं करेंगे। जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसके द्वारा वापस करने का आपके ऊपर कोई भी कानूनी दबाव नहीं बना सकता है। ये बात भी उसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एग्रीमेंट मान लीजिए जो है कोई प्रॉपर्टी 50 डिसमिल है, ठीक है? और आप 5 भाई हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आपका पाँचों भाई के नाम से वो 50 डिसमिल प्रॉपर्टी है और आप सिर्फ 10 डिसमिल ज़मीन बेच रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है वो बोलेगा कि बाकी का जो मतलब ओनर है 4 ठो,
उसका सिग्नेचर स्टाम्प पेपर पे नहीं, मतलब एग्रीमेंट पे उसका सिग्नेचर नहीं है, तो ये सब जो है आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको बोल सकते हैं कि हम जो है सिर्फ अपना हिस्सा का प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, हम सिर्फ आपको 10 डिसमिल ज़मीन बेच रहे हैं, न कि 50 डिसमिल बेच रहे हैं, कि सभी जो ओनर है उसका सिग्नेचर होना एग्रीमेंट पे ज़रूरी है। ये बात आप वहाँ पे कह सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे बताना बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 20,000 से ज़्यादा का लेन-देन आपको कैश में करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये इनकम टैक्स का जो रूल है उसके मतलब अकॉर्डिंग भी ये ऑफेंस है। तो जो भी आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसका जो मतलब पैसा है वो आपको ऑनलाइन या फिर चेक के द्वारा लेना चाहिए। हालाँकि इस टॉपिक पर हम एक विस्तार से पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो तो आपको मतलब टोटल पैसा दे दिया है, ठीक है, और रजिस्ट्री का तिथि निर्धारित नहीं किया है। यदि उसका मन में कुछ खोट हो, ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है, ठीक है, आपको टोटल पैसा भुगतान कर दिया है ऑनलाइन या फिर डिमांड ड्राफ्ट या जो भी माध्यम हो, ठीक है, वो माध्यम से आपको टोटल पैसा दे दिया है। उसके बाद वो आपको बिना कहे वो रजिस्ट्री ऑफिस चले जाता है और वो वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में अपना अटेंडेंस लगवा देता है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं है कि वो सामने वाला जो है रजिस्ट्री ऑफिस पहुँच गया है, और उसके बाद आपको एक लीगल नोटिस भेज देता है और बोलता है कि जितना हम आपको पैसा दिया वो पैसा भी हमको वापस कीजिए और प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कीजिए, नहीं तो आगे हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। तो ऐसे स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि लीगल नोटिस के विषय में मेरे चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड है, उस वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं लीगल नोटिस क्या है, मतलब इसका कैसे जवाब देना है। तो ऐसी स्थिति में आपको एग्रीमेंट में एक पॉइंट ज़रूर लिखना है, ताकि आगे कोई विवाद न हो, कानूनी कोई झंझट में आप न फँसे। इसलिए जो है एग्रीमेंट में जो भी बात है वो सभी बात का उल्लेख आपको करना है। साथ ही साथ आगे ये भी बोलना है कि जो तिथि निर्धारित किया गया है, पैसा मतलब जिस तिथि तक पैसा जो है प्रॉपर्टी खरीदने वाले को टोटल देना है, उस तिथि से पहले तक यदि टोटल भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे स्थिति में जो मतलब सेलर है या बायर है, उसके बीच इस मतलब संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी बात होगा वो रिटेन में होगा। मतलब मौखिक कोई भी बात नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फ़ोन करके कुछ बोल दिया या मतलब मैसेज करके या कोई दूसरा व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ मतलब जो है सूचना में भेज रहा है, ऐसा नहीं किया जाएगा। जो भी मतलब आगे का निर्णय होगा कि मतलब 1 सप्ताह को उसको टाइम ही चाहिए, तो कोई थर्ड पार्टी के द्वारा आपको सूचना नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? मतलब आगे जो भी बात होगा वो लिखित रूप में ही होगा। ये भी क्लॉज़ जो है एग्रीमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा भी होता है, तो आपको तो पैसा का काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसलिए आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और जो सामने वाला जो खरीदार होता है वो आपको टोकन मनी दे देता है, बाकी का पैसा ही नहीं देता है, ठीक है? और वो एलिगेशन ये लगा देता है कि हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी बेचने वाला वो ले ही नहीं रहा है। तो ऐसे स्थिति में एग्रीमेंट पे आप जो है अपना बैंक अकाउंट भी उस पे मेंशन कीजिए कि फलाना बैंक अकाउंट में ही आपको पैसा भेजना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वो आपके ऊपर ये झूठा एलिगेशन नहीं लगा सकता है कि हम पैसा देने के लिए तैयार है, वो सामने वाला ले ही नहीं रहा है। ये एलिगेशन आपके ऊपर नहीं लगा सकता है। साथ ही साथ जब तक वो प्रॉपर्टी का सौदा पूरा फाइनल ना हो जाए, तब तक वो बैंक अकाउंट जो आप एग्रीमेंट में दर्शाए हैं, वो एक्टिव मोड में होना चाहिए। वो बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए, क्लोज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान में रखना है, आप जो व्यक्ति से एग्रीमेंट किए हैं, वही प्रॉपर्टी खरीदने वाला होना चाहिए। ऐसा ना कि एग्रीमेंट किसी और से कर रहे हैं, पैसा किसी और से ले रहे हैं और कोई और रजिस्ट्री किसी और व्यक्ति के नाम कर रहे हैं। ये चीज़ से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप आगे बहुत बड़ा कानूनी झंझट में फँस सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है, उसी का बैंक अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट में भी पैसा आना चाहिए, और आपको उसी व्यक्ति को रजिस्ट्री भी करना है जिसका बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है? हो सकता है यदि कोई व्यक्ति अपना कंपनी के नाम से आपको चेक दे दे, यदि वो कोई कंपनी का ओनर है, तो कंपनी के नाम से आपको चेक जारी कर देगा, या फिर कोई ट्रस्ट या कोई संस्था हो सकता है या कोई एनजीओ हो सकता है, उसके नाम से आपको चेक दे दिया, पैसा दे दिया, भुगतान कर दिया, और आप कोई प्रॉपर व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री करेंगे, तो ऐसे भी स्थिति में आप आगे चल के बहुत बड़ा कानूनी झंझट में फँस सकते हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्रीमेंट में होना ही चाहिए। हालाँकि इससे पहले भी एग्रीमेंट से संबंधित 4-5 वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है, ठीक है? उसी वीडियो के नीचे जितना कमेंट आया था, वही सभी कमेंट को शॉर्टलिस्ट करके ये वीडियो तैयार किया गया है। फिर भी यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।